लेकिन जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई नजर आ रही हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी। और इस बीच हमारे साथ शोएब चौधरी जी फिर से जुड़े, उनका रुख करेंगे। शोएब जी, रुक करूंगा मैं आपका। जिस तरीके से सवाल मैंने किया उस पर जवाब आपसे चाहूंगा मैं कि अमेरिकी सैनिकों की चहलकदमी किस तरीके से बड़ी चिंता का विषय है। बहुत अच्छा ने बताया विषय की। जैसे आपने बताया कि रेडिसन ब्लू चटगांव में इसमें ये जो पूरे होटल अभी बुक है जी। और ये होटल मैनेजमेंट है, ये बांग्लादेश आर्मी के अंडर है। आर्मी के कंपनी ये होटल को मैनेजमेंट करता है। और इसी के साथ जब आपने देखे, हम देख रहे हैं कि अमेरिकी वायुसेना और मैरीज ये चटगांव में है। इसके साथ साथ रशिया की आरटी ने एक डॉक्यूमेंट्री एक्सक्लूसिव स्टोरी रिलीज की। उसमें दिखाई दे रहा है कि अमेरिकी सेना चटगांव की जो टी गार्डन उसके अंदर घुस के जो प्रैक्टिसेस कर रहा है, जो ये सब कर रहा है। इसके साथ साथ अभिषेक जी, आपने बताया कि इजिप्ट से एक कार्गो एयरक्राफ्ट आया और उस कार्गो एयरक्राफ्ट में क्या क्या सामान लाए किसी को भी पता नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो यूनुस की जो तानाशाही है, तो अभी तो यूनुस को जल्दी है कि वो फरवरी तक चुनाव नहीं करेगा, तो दिसंबर तक ये यूनुस को हटा दिया जाएगा बांग्लादेश से ही, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बहुत ही जल्द यूनुस के खिलाफ जा रहे हैं। और शेख हसीना जी की जो पार्टी के लोग, अभी हजारों लोग धीरे धीरे सड़कों में आ रहे हैं यूनुस के खिलाफ। तो ये जल्दी में है अमेरिका कि इस साल के दिसंबर तक ये अमेरिकी डीप स्टेट ये म्यांमार को दखल करना चाहते हैं, ये बार्मा एक्ट के जरिए। और वही जो प्लॉट है कि म्यांमार को दखल करने की, और उसी के लिए ये सब जो हम लोग देख रहे हैं कि सेना आ रहे। और हम लोग तो सिर्फ रेडिसन ब्लू की बात करें, मगर आपने ये भी बताया कि ढाका की वेस्टिंग में एक अमेरिकी वायुसेना की मृत्यु हुआ, और क्यों मृत्यु हुआ इसके कोई कारण कोई भी पता नहीं। और अमेरिकी जो यहाँ जो एम्बेसी है ढाका में, ये जल्दी इसके जो डेड बॉडी हो इसको हटा दिया। तो सबको मिला के, और जो सबसे बड़ी बात है अभिषेक जी, जो मीडिया में नहीं आ रहा है, कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, अभी सेंट मार्टिन आइलैंड में कई महीनों तक बांग्लादेशी को जाने की कोई परमिशन नहीं मिल रहा है। और वो सेंट मार्टिन आइलैंड में सिर्फ अभी अमेरिकी सेना ही दिखाई दे रही। सब मिला के ये एक बहुत ही बड़ी साजिश है अमेरिकी डीप स्टेट की। और इसके साथ ये इसके कठपुतली यूनुस को पूरी की पूरी मदद कर रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूँ हमारे इंडियन न्यूज़ के सारे दर्शकों को कि अमेरिका की प्लॉट है दिसंबर तक म्यांमार को दखल करना बार्मा एक्ट के जरिए, और उसके बाद ये अराकान स्टेट बांग्लादेश की। बिल्कुल, मतलब शोएब जी, जिस तरीके से आप ये बातें कह रहे हैं, इसे साफ तौर पर माना जाए कि अमेरिका जो है केवल सैन्य अभ्यास के लिए नहीं आया, अमेरिका एक लंबा प्लान करके बांग्लादेश पहुंचा है। इस बीच हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट प्रोफेसर मनोज कुमार जी भी जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और मनोज जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि क्या बांग्लादेश को अमेरिका जो है वो अपनी इंडो पैसिफिक की जो रणनीति है उस रणनीति के लिए बिल्कुल फिट मान रहा है इस वक्त? क्योंकि वहां पर सरकार को लेकर बात करें, सरकार भी अस्थिर है, मोहम्मद यूनुस कुछ करते धरते नजर नहीं आ रहे। देखिए अभिषेक जी, अभी जो घटना अभी जो चल रही है बांग्लादेश में, वो बेसिकली आप देखिए जो बाइडेन सरकार थी, और बाइडेन सरकार ने जिस तरीके से बांग्लादेश को एक अस्थिर किया और शेख हसीना को जाना पड़ा, और शेख हसीना जी ने बिल्कुल ओपनली कहा था कि सेंट मार्टिन आइलैंड के चलते मेरी सत्ता मुझे जानी पड़ी। तो ये बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज रिपब्लिकन्स के आने के बाद, ट्रंप के आने के बाद, आप याद कीजिए जब ट्रंप ने शपथ लिया था, और शपथ लेने के पहले भी जब चुनाव में थे, तो जब वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर एट्रोसिटी हो रही थी, तो उन्होंने खुल के सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें वोट लेना था वहाँ पे अमेरिका में भारत के लोगों का।
और आज देखिए कि जिस तरीके से, और इवन शपथ लेने के बाद से भी उन्होंने बोला था कि बांग्लादेश का जो केस है उसको भारत खुद से हैंडल करेगा। लेकिन आज जिस तरीके से वहां पे आर्मी को पहुंचाया जा रहा है, अमेरिकन आर्मी से वहां पहुंच रही है, तो आज ये पूरी तरीके से प्रूव हो गया कि ये जो खास करके जो सेंट मार्टिन आइलैंड की जो बात है, अमेरिका की पॉलिसीज है, और ये खास करके हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रीजन में वो अपना एक वर्चस्व बनाना चाहता है। वहाँ पे वो चाइना को भी और खास करके भारत को भी बांग्लादेश के माध्यम से कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए हम अमेरिका के इतिहास को भूल नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका की जो आर्थिक विकास है वो विश्व में अस्थिरता फैला के उसकी आर्थिक विकास होती है, और इसीलिए वो चाहता है कि जिस तरीके से चाइना का आर्थिक और राजनीतिक जो सामरिक क्षमता बढ़ते जा रही है, और भारत ने जैसे अपने आप को पिछले 11 सालों में विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी नेपाल की घटनाओं को भी आप जोड़ सकते हैं, इसके पहले जो बांग्लादेश की घटना घटी उसको भी जोड़ के देख सकते हैं, श्रीलंका की भी घटना को जोड़ सकते हैं, इवन म्यांमार में आप देखिए, म्यांमार में वहाँ पे आर्मी रूल को लाया गया। एक तरफ अमेरिका हमेशा ये कहता है कि हम लोकतंत्र का बढ़ावा देते हैं, डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, लेकिन वहीं पे म्यांमार में वहाँ पे आज के डेट में वो आर्मी के साथ एक तरीके का टाई अप कर रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय और खास करके जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही की पोजीशन है बांग्लादेश का, और मुझे लगता है कि भारतीय जो विदेश नीति जो लोग देख रहे हैं और आज का जो नेतृत्व है वो सक्षम है। मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आज अमेरिका पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है कि वो किस तरीके से जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। हमारे सामने एक एक करके क्रोनोलॉजी एग्जाम्पल्स हैं, तो मुझे लगता है कि विश्व के सामने इसको एक्सपोज करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। और भारत का नेतृत्व जिस तरीके से अपने फॉरेन पॉलिसीज के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भी जिस तरीके से इस तरीके के देशों को एक्सपोज किया है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के नाम पे जो भी देश इस तरीके का एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना और फिर वहाँ के रिसोर्सेज को कब्जा करना और दूसरे देशों को कंट्रोल करने की जो मोनोपोली है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में टूटेगा। और इस कड़ी में आप देख सकते हैं एससीओ की भी जो मीटिंग हुई थी उसमें किस तरीके का पूरे वर्ल्ड का जो ओपिनियन बना है, और कल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था, तो आप देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि आज के डेट में जो इनकी एक साख पूरे विश्व राजनीति में बनी है वो कहीं न कहीं से अमेरिका को एक खतरा महसूस कर रहा है, जिसके चलते इस तरीके की भारत के नेबर नेशन के साथ इस तरीके की गतिविधि को अपनाने का अंजाम दे रहा है। और इसीलिए वहाँ पे 120 जो सोल्जर्स उसके जो आए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड को लगभग 8 कॉरिडोर में बांट के रखा है और हर एरिया को कंट्रोल करता है, और साउथ एशिया रीजन में वो जापान के थ्रू यहाँ पे उसका एक आर्मी बेस बांग्लादेश में बनाना चाहता है, और उसी कड़ी में इस चीज को लेके आगे बढ़ रहा है। इसलिए हमें बड़ा ही सतर्क होकर देखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भारत को भी इस वक्त काफी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जो अस्थिरता बांग्लादेश में इस वक्त देखने को मिल रही है उसका काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो भारत में भी देखने को मिल सकता है। शोएब जी, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर अमेरिका के सैन्य अभ्यास को लेकर करें, तो इस बीच एक जानकारी मैं आपसे यहाँ पर ये चाहूँगा कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, जो मिलिट्री है, उसके द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया, क्या कोई प्रेस नोट जारी किया गया, इसको लेकर जानकारी साझा की गई कि किस तरीके से जो अमेरिकी सेना है वो बांग्लादेश आई है? क्योंकि ऐसा कोई भी अगर प्रैक्टिस होती है, ऐसे कोई भी जब सैन्य अधिकारी आते हैं तो उसको लेकर सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है। क्या ऐसी कोई नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी की गई अमेरिका के अधिकारियों के आने को लेकर? शोएब जी, आपका डिवाइस एक बार फिर से म्यूट हो गया, प्लीज उसे अनम्यूट करें। चलिए, मैं शोएब जी लौटूंगा मैं आपके पास। इस बीच मनोज जी का रुख कर लेता हूं मैं। मनोज जी, थोड़ी सी बात अगर सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर कर ली जाए, सेंट मार्टिन द्वीप भी इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सेंट मार्टिन द्वीप ऐसा केंद्र माना जा रहा है बांग्लादेश के पास जहां से एक्सेसिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा आसान बताई जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो सेंट मार्टिन द्वीप से लगभग पूरे एशिया पर नज़र बनाकर रख सकता है, अपनी पकड़ बनाकर रख सकता है। क्या प्रोफेसर मनोज ये माना जाए कि अमेरिका की नज़र सेंट मार्टिन द्वीप पर है और वहाँ पर वो कब्जा करके पूरे एशिया में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है?
बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें इतिहास से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि जी जिस तरीके से अमेरिका की जो पॉलिसीज रही है वो बड़ा ही एक तरीके का, मतलब आप देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के युग में जिस तरीके का उसका एक्ट होता है इन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नाम पे, तो मुझे लगता है कि वो एक तरीके से एक्सपोज हो रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से वो ऐसे जगह पे स्थित है जहाँ से वर्ल्ड के किसी भी देश से आप वहाँ पे सी के रूट से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और आज के डेट में ट्रेड के, चूंकि हम सब जानते हैं कि फ्री ट्रेड का जो एक समय चल रहा है, और इसमें खास करके स्ट्रेटजी के हिसाब से भी और इकोनॉमिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी वो एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए पिछले 10-15 सालों में जिस तरीके से साउथ एशिया के जो नेशंस हैं डेमोक्रेसी को अपना के अडॉप्ट करके जिस तरीके से अपने आर्थिक व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, और जिस तरीके से एक सॉवरेन स्टेट की तरफ हर देश सेल्फ रिलायंट बनते जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक चुनौती है। और इसीलिए वो बांग्लादेश में सबसे पहले वहाँ पे एक शेख हसीना को अस्थिर किया जाता है एक मास मूवमेंट के द्वारा, और फिर उसके बाद से इनको यूनुस को, एक हम सब जानते हैं कि यूनुस अमेरिका के एक एजेंट के रूप में बैठे हुए हैं, और उसी को आज वो इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इसके पहले हमारे जो को पैनलिस्ट जो बता रहे थे कि उन्हें फरवरी तक चुनाव कराना है, लेकिन जिस तरीके की गतिविधियां वहां पे देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि यूनिस अपने उसी जो उनका कोर्स ऑफ एक्शन है जिसके लिए उनको भेजा गया है, वो चाहे बाइडेन के समय में उन्होंने किया हो या आज ट्रंप के साथ जो कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से सहमत हूँ कि अमेरिका वहाँ पे अपना म्यांमार में, चूंकि एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए म्यांमार में जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स है, और आज आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में जिस तरीके का इस चीज़ को लेके एक संघर्ष चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो भी देश हैं वो सारे जो डेवलप नेशंस हैं उस पर कब्जा करना चाहते हैं। बिल्कुल मनोज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और साफ तौर पर कह सकते हैं कि अमेरिका जो है काफ़ी ज़्यादा दूर की सोच रहा है, और अमेरिका की नज़र जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स पर टिकी हुई है। इस बीच मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप दोनों मेरे साथ बने रहें, कुछ जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर कि आखिर सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका की दिलचस्पी क्यों है, आखिर क्यों अमेरिका जो है सेंट मार्टिन द्वीप पर नज़र बनाए हुए है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है द्वीप, और बांग्लादेश के दक्षिणी शोर का निर्माण करता है। 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। अमेरिका यहाँ पर एयरबेस बनाना चाहता है और अपना प्रभुत्व अरब व्यापारियों ने जजीरा नाम रखा था, और स्थानीय लोग इसे नारिकेल जिंजीरा कहते हैं, और कहीं से भी समुद्र के जरिए यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है। बंगाल की खाड़ी पर नज़र यहाँ से रखी जा सकती है, और बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच का इसे एक तरीके से पुल भी माना जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये पूरा आइलैंड है, और इसी वजह से इस आइलैंड पर अमेरिका की नज़र बनी हुई है। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। और शोएब जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से शोएब जी हम यहाँ पर लगातार इस आइलैंड को लेकर बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से अमेरिका की निगाहें इस वक्त बनी हुई हैं इस आइलैंड पर, सेंट मार्टिन द्वीप पर, जिस तरीके से पहले मैंने आपसे सवाल किया नोटिफिकेशन को लेकर, थोड़ी सी जानकारी मैं उस पर भी चाहूँगा, क्या कि सरकार के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया? और दूसरी ओर सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर बात करें तो सेंट मार्टिन द्वीप की जो पकड़ है वो सरकार की कितनी कमज़ोर होती जा रही है बड़ी मात्रा में अमेरिकी सेना के आने के बाद? अभिषेक जी, जैसे हमारे मनोज जी ने बताया पहले कि अमेरिका की ये जो इंडो पैसिफिक प्लॉट है, इंडो पैसिफिक प्लॉट में अभी ये पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये रीजन के बारे में जो डिसाइड करना है मोदी जी करेंगे। अभी क्या हो गया, अचानक ये अमेरिका डायरेक्टली इंटरवीन कर रहा है बांग्लादेश में, और आप जैसे कि तक म्यांमार को इन्वाइट करेगा, दखल करेगा, मिलिट्री ऑपरेशन से चलाएगा अभी। और इसके साथ साथ और एक चीज़ आपके ध्यान में लेना चाहता हूँ मैं अभिषेक जी। देखिए कि कल ही ये पाकिस्तान के साथ सऊदी अरबिया को दोनों अभी एक ही जंग में लगा दी। ठीक है शोएब जी, मैं लौटूंगा आपके पास, किसी तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मनोज जी का रुख करूंगा मैं। मनोज जी, जिस तरीके से हम सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर बात कर रहे थे, इसकी महत्वता को लेकर जिक्र कर रहे थे हम, क्या यहाँ पर ही माना जाए कि अमेरिका जो है यहाँ जो आपदा इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, उस आपदा के बीच अवसर तलाश रहा है? देखिए अभिषेक जी, ये आपदा बिल्कुल अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया है, आज प्रूव हो गया।
और शेख हसीना जी ने बहुत पहले इस चीज को बोल रखा था। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक मतलब आई ओपनिंग है कि किस तरीके से अमेरिका किसी देश में इंटरवेन करता है डेमोक्रेसी के नाम पे और सत्ता के नाम पे, और उसके बाद फिर अपने एजेंडे को लागू करने के लिए अपने लोगों को कैसे प्लांट करता है। तो उसी के एक एग्जांपल यूनुस भी हैं, और इवन आप जो एनएसए के जो उनके एडवाइजर हैं वो भी अमेरिकन उनकी सिटीजनशिप पे क्वेश्चंस खड़े किए जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे अमेरिका ने बांग्लादेश में एक जो खास करके जो प्रशासनिक पकड़ है वो बना रखी है, और वो जब चाहे जैसे चाहे वहाँ पे उसको मोल्ड कर सकता है। अब रही बात कि चूंकि देखिए भारत एक सॉवरन स्टेट है, और मुझे लगता है कि बहुत सही समय है जिस तरीके से रसिया यूक्रेन के साथ कर रहा है, जैसे इजराइल गाजा के साथ कर रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत को भी ये नीति अपनानी चाहिए, और मैं मानता हूँ कि बांग्लादेश को बनाने में भारत की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वहाँ की जो पब्लिक है आज भी इस चीज़ को लेके इस चीज़ को है। लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से अमेरिका और खास करके जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के नाम पे जिस तरीके से वहाँ पे शेख हसीना को हटाया गया, मुझे लगता है कि वो अब वहाँ की जनता इस चीज़ को समझ रही है। और इतिहास रहा है कि जहाँ पे भी अमेरिका का आर्मी जो बेस बनता है उसके बाद से उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो जाती है। और आप देखिए शेख हसीना के समय में बांग्लादेश आर्थिक रूप से जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा था, और आज बांग्लादेश बिल्कुल डिपेंडेंट एक स्टेट बन चुका है, जो वहाँ पे एक राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ आर्थिक अस्थिरता से भी जूझ रहा है। और उसी का फायदा उठाने का प्रयास अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स है और जो अमेरिकन सरकार से और इवन ट्रंप भी इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शामिल है, क्योंकि हम बिल्कुल इसको अलग करके नहीं देख सकते कि बाइडेन के द्वारा लाए गए यूनुस हैं, लेकिन आज जिस एजेंडे को फुलफिल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑपरेशन है पैसिफिक एंगल जो 2025 में जो शुरुआत किया जा रहा है, उसी का एक तरीके का समझिए कि इनिशियल स्टेज है। और दूसरा इसके पहले अभी टाइगर लाइटनिंग भी ऑपरेशन वहाँ पे जस्ट अभी 2-3 दिन पहले ही समाप्त हुआ है यूएस सोल्जर्स और बांग्लादेश सोल्जर्स के बीच में। तो मुझे लगता है कि ये जो है एक युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि म्यांमार चूंकि उनके ऊपर टारगेट है, क्योंकि इंडियन ओशन एक ऐसा बेल्ट है जहां से आप नॉर्थ ईस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बांग्लादेश को भी कंट्रोल कर सकते हैं और म्यांमार को भी कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से अमेरिका अपनी यहाँ पे एक वर्चस्व अपनाना चाहता है, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से पिछले 10-15 सालों में जिस तरीके से इस रीजन में आप देख लीजिए उसका जो सी और खास करके नेवल में जैसे अपने आप को एम्पावर्ड किया, उससे भी कहीं ना कहीं अमेरिका को एक खतरा महसूस हो रहा है। इसीलिए वो इस बेल्ट में अपना एक वर्चस्व बनाना चाहता है, क्योंकि अभी तक ये साउथ एशिया रीजन को जो उसका यूएस का जो इंडो पैसिफिक कमांड है वो जापान के थ्रू वहां से कंट्रोल करता था। लेकिन अभी जिस तरीके की गतिविधि बढ़ी हुई है पिछले 4-5 सालों में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका वो सेंट मार्टिन आइलैंड पे काम करना चाहता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस है, अगर इसको आप देखिए तो ड्रग कार्टेल है, उसमें कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट किस चीज के लिए जाना जाता है। वहाँ पे अभी मणिपुर में जो क्राइसिस हो रहा था उसको भी क्रिएटेड क्राइसिस है। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि बांग्लादेश का जो क्राइसिस है वो क्रिएटेड है, वो नेचुरल क्राइसिस नहीं है, और ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो मुझे लगता है कि इसको जितना जल्दी इसको कंटेन किया जाए उतना भारत के दृष्टिकोण से भी अच्छा होगा। और साउथ एशिया रीजन में भी आप समझ सकते हैं कि चाइना इस पे बिल्कुल शांत बैठने वाला नहीं है, और जिस तरीके से अभी एससीओ मीटिंग में चाइना, रसिया और भारत का जो ट्रायंगल बना वो कहीं ना कहीं इन सब सारी चीज़ों को दिखाता है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आने वाला समय साउथ एशिया रीजन बड़ा ही कन्फ्लिक्टिव होगा, और यहाँ पे एक अंतर्द्वंद चलेगा, और इसमें आने वाले समय में क्या हो सकता है ये हम सब लोगों के लिए बड़े ही देखने की जरूरत है। जी बिल्कुल मनोज जी, अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी क्या स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिलती है और किस तरीके से बांग्लादेश में हालात अब बदलते नजर आते हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।